साइंस। मैं आपकी रहीमा मैम और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। तो जैसे कि आपको पता है हमारा जो लेसन नंबर 2 है वो कंटिन्यूस चल रहा है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर किया था उसको आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम संधारित्र के ही टॉपिक को कंटिन्यूस लेके चल रहे हैं। अगर आपको संधारित्र क्लियर है तो आपको ये टॉपिक कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। तो ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे ध्रुवण के बारे में। ध्रुवण क्या होता है, ध्रुवण सदिश क्या होता है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो सभी को मैं समझा दूं ध्रुवण क्या होता है। आप बोलोगे कि मैम ध्रुवण क्या होता है, तो कोई भी एक ऐसा परमाणु जिसे हम विद्युत क्षेत्र के अंदर रख देते हैं। कैसे रखते हैं, जैसे मैंने माना मेरा कोई भी ये विद्युत क्षेत्र है, कोई भी ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ से विद्युत क्षेत्र जा रहा है मेरा, ठीक है। और इस विद्युत क्षेत्र में आपको पता है विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, प्लस से हमेशा चलना शुरू करते हैं और कहाँ तक चलते हैं, माइनस की तरफ चलते हैं। इज दैट क्लियर। अब आपको पता है कि अगर इसके अंदर मैं कोई एक परमाणु रख दूं, कोई भी परमाणु है उसको मैं रख देती हूँ, तो आपको पता है यहाँ पे प्लस आवेश है, यहाँ पर माइनस आवेश है। तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है इस परमाणु के, वो क्या होंगे, आपस में उनके जो धनात्मक केंद्र है और ऋणात्मक केंद्र है वो क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। मतलब पॉजिटिव साइड्स जो हमें पता है प्लस में जो है नेगेटिव कण यहाँ पर आगे इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब नेगेटिव कण इसको आकर्षित करेंगे। और उसी तरीके से प्लस के कारण इस प्लस को रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो प्लस दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाएगा। और आपकी जो ये संरचना बनेगी, एक तरफ माइनस और दूसरी तरफ प्लस की, इस संरचना को आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। किस क्या बोलते हैं इसे, अपने इसे हम बोलते हैं द्विध्रुव। क्या बोलते हैं, द्विध्रुव। द्विध्रुव के आपने बारे में पढ़ा हुआ है कि एक ऐसी संरचना जिसमें प्लस क्यू आवेश और दो मतलब विपरीत प्रकृति के आवेश को बहुत कम दूरी पर रखा जाता है, तो उस संरचना को हम द्विध्रुव बोलते हैं। तो देखो हमारे पहले के जो टॉपिक है वो थोड़े से रिपीट होते चलेंगे। द्विध्रुव क्या होता है कि कोई भी दो विपरीत प्रकृति के आवेशों को बहुत न्यूनतम दूरी पर रखा जाता है, तो उससे जो संरचना बनती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर बात। अब यहाँ पर भी क्या होगा, सेम चीज यहाँ पर द्विध्रुव का निर्माण होगा। कैसे होगा कि अगर हम इसके अंदर कोई भी परमाणु को रख देते हैं, उसके कारण क्या होगा, ये जो माइनस है वो एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे और जो प्लस है वो एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। दो विपरीत प्रकृति के आवेश है, हाँ बिल्कुल है, और इनके बीच की दूरी भी क्या है, बहुत ज्यादा न्यूनतम है, बिल्कुल है। तो ये जो संरचना बनती है वो किसकी बनती है, द्विध्रुव की बनती है। तो ध्रुवण का मतलब क्या होता है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी परमाणु को रखने पर वो द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है या द्विध्रुव में बदल जाता है। इसी घटना को हम ध्रुवण बोलते हैं। ध्रुवण मतलब उसको ध्रुवित कर देना, उसको पोलराइज कर देना। क्लियर बात। इसके बाद आपको पता होना चाहिए ध्रुवण सदिश के बारे में, ध्रुवण सदिश के बारे में। और ध्रुवण सदिश को हम P वेक्टर से शो करते हैं। क्लियर बात। अब देखो ध्रुवण सदिश क्या होता है, ये छोटी सी टर्म है। ध्रुवण सदिश हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो हमारी डेफिनेशन है या आप बोलो ये जो फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा वो हमारे मेन टॉपिक में यूज होने वाला है। क्लियर बात। अब देखो ध्रुवण सदिश क्या होता है। ध्रुवण सदिश कहता है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कोई भी परमाणु है उस परमाणु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आरोपित कर रही हूँ, या मैं बोलूं कि प्रति एकांक आयतन में विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर जो वहां पर द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा उसे हम द्विध्रुव या ध्रुवण सदिश कहते हैं। तो देखो इसको वापस समझ लेते हैं, क्या बोला मैंने, ये सेम चीज है, बस अब यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड होगी। वो कौन सी लाइन एक्स्ट्रा ऐड हुई है, वो है प्रति एकांक आयतन। प्रति एकांक आयतन बोलने का मीन्स क्या है, बटे में हमारा आयतन आएगा और इसको डेफिनेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया, प्रति एकांक आयतन बोल दिया। ठीक है। तो ध्रुवण सदिश क्या होता है, प्रति एकांक आयतन में, मैंने माना इसका आयतन क्या है, एक है, प्रति एकांक आयतन में विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर यहाँ पर जो द्विध्रुव उत्पन्न होगा या यहाँ पर जो द्विध्रुव उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ध्रुवण सदिश कहेंगे। और जो ध्रुवण सदिश होता है वो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है।
क्लियर बात? क्योंकि हमें दिख रहा है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण तो ध्रुवण का निर्माण हो रहा है ना। द्विध्रुव का निर्माण ही क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ध्रुव हमारा ध्रुवण सदिश है वो किसके समानुपाती होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होगा। और आपको पता है समानुपाती के निशान हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, तो ये कांस्टेंट है काई। ये जो आपकी श्रृंखला बनती है इस अकॉर्डिंग इसे हम बोलते हैं काई। और काई को हम अदर लैंग्वेज में समझे तो ये क्या होती है? विद्युतीय प्रवृत्ति। क्या होती है? विद्युतीय प्रवृत्ति। और जब हमने इसको निकाला तो हमने देखा कि इसके मान में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, मतलब अभी भी हमारा प्रॉपर मान नहीं आ पा रहा, जिस कारण से हमने इसके माध्यम को भी इंक्लूड कर दिया। क्लियर बात? हमारे सिंपल से फॉर्मूले है काई ई वेक्टर से ये जो पी वेक्टर है वो पूरी तरीके से समान मान नहीं आ पा रहा, मान में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, जो किस कारण आ रहा है? उसके मीडियम के कारण, उसके माध्यम के कारण आ रहा है। तो हमने माध्यम के लिए यहाँ पर क्या रख दिया? एप्सिलॉन नॉट को रख दिया। क्लियर बात? तो हमारा ध्रुवण सदिश का फॉर्मूला क्या हो गया? पी वेक्टर बराबर काई ई वेक्टर ई नॉट। तो ये यहाँ तक ही आपका क्लियर है। आपको बस इसकी इतनी सी टर्म याद रखनी है और इसके बाद आपको इसको डेफिनेशन भी याद रखनी है, क्योंकि आपको डेफिनेशन भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन एक बार सुन लो, फिर हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी भी परमाणु पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर वहां पर, मतलब एकांक आयतन में विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर वहां पर जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे ही हम ध्रुवण सदिश कहते हैं। ठीक है, तो इसको छोड़कर मैं बाकी चीजें को रब कर रही हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में हमने पढ़ लिया था, आपने पढ़ा होगा। अगर आपने प्रीवियस जो वीडियो है वो अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लीजिए, ताकि आपको डाउट्स क्लियर हो जाए कि जो हमने समांतर प्लेट संधारित्र है या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या थी, वो मैं आपको यहाँ पर राइट डाउन कर देती हूँ कि हमने पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता कितनी थी? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी के बराबर थी। कितनी निकाली थी हमने? ए एप्सिलॉन नॉट डी के बराबर निकाली थी, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या था? उसके बीच में वायु था। किसी भी जो हमारा हमने बात करें कोई भी संधारित्र है, संधारित्र के बीच वाला जो मीडियम है उसको एप्सिलॉन नॉट शो करता है। अगर वो वायु है तो हम एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे, और अगर हम कोई मीडियम भरते हैं, कोई भी कांच भरते हैं, पारा भरते हैं, तो यहाँ पर एप्सिलॉन यूज हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये तो हमने वायु के लिए पढ़ लिया। अब हम बोलेंगे कि किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य अगर हमने परावैद्युत पदार्थ को भर दिया है, क्या भर दिया? परावैद्युत पदार्थ को भर दिया, तो उसकी धारिता का मान कितना होने वाला है? उसके बाद हम बोलेंगे कि टी मोटाई की परावैद्युत पदार्थ डाली है और अलग अलग प्रकार के परावैद्युत पदार्थ डाले हैं, तो उसका मान क्या होगा वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो इसको मैं रब कर देती हूँ। ये फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके एग्जाम में आने के भी चांसेस काफी होते हैं। ठीक है, काफी होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य, संधारित्र के मध्य परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ भरने पर धारिता का मान हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य परावैद्युत पदार्थ भरने से उसके धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा हम उसके बारे में बात कर लेंगे। क्लियर बात? अब देखो हमने क्या बोला है, कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र ले लिया हमने, समांतर प्लेट संधारित्र, और समांतर प्लेट संधारित्र में आपको पता है एक प्लेट जो होती है वो प्लस आवेशित होती है, धनात्मक आवेशित होती है, और जो दूसरी प्लेट है वो क्या होती है? ऋणात्मक आवेशित। क्लियर बात? अब हमने क्या बोला, इसके अंदर हम कैसा पदार्थ भरने वाले हैं? परावैद्युत पदार्थ भरने वाले हैं। तो देखो मैंने इसके अंदर कोई भी परावैद्युत पदार्थ भर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है? परावैद्युत पदार्थ है और आपको पता है इस प्लस के कारण और इस माइनस के कारण यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी उत्पन्न। तो
यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस अकॉर्डिंग जाएगी, यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाने के कारण ये जो हमारा परावैद्युत पदार्थ है, इसके जो धन केंद्र और इसके जो ऋण केंद्र है वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो देखो हमने बोला पॉजिटिव यहाँ है तो यहाँ पे ऋणात्मक केंद्र सारे यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे एक साइड, और जो धनात्मक केंद्र है वो दूसरे एक साइड इकट्ठे हो जाएंगे। क्लियर बात। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ टर्म्स है उनको समझ के चलना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो टाइप की विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। कैसे उत्पन्न होगा, दो टाइप के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे। आप बोलोगे मैम कौन कौन से, एक तो ये प्लस और इस माइनस के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसे हम बोलेंगे बाह्य विद्युत क्षेत्र, तो इसे हम डिनोट करेंगे ई एक्सटर्नल से। क्लियर बात। और दूसरा विद्युत क्षेत्र ये जो परावैद्युत पदार्थ है इसके अंदर उत्पन्न होगा, प्लस से माइनस की तरफ। कहां पर होगा, प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। और इसे हम क्या बोलेंगे, सिग्मा पी से शो करेंगे कि परावैद्युत पदार्थ के कारण यहाँ पर ई भी बोलेंगे कि परावैद्युत पदार्थ के कारण यहाँ पर कोई भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इज दैट क्लियर। अब हम बात करें कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि कोई भी अपने समांतर प्लेट संधारित्र लिया है और वहां पर परावैद्युत पदार्थ भर दिया। इसकी जो हम बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी होने वाली है, ये होने वाली है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। ये एक्सटर्नल क्या होने वाला है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये वायु के अंदर है तो हम इसको क्या लेंगे, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात। और अगर हम इसके लिए बात करें कि इसके लिए कितना होने वाला है, तो इसके लिए होने वाला है सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसके माध्यम के लिए कितना हो जाएगा, परावैद्युत के यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी प्लस से माइनस की तरफ, हो जाएगा सिग्मा पी बराबर ईपी बराबर सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात। और अगर मैं बोलूं कि ये जो पूरी की पूरी संरचना है, ये जो पूरी की पूरी संरचना है, मुझे इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस पूरी संरचना की मुझे क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मैं क्या करूंगी, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में प्लस और ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब उसके विपरीत दिशा में जा रहा है। तो मैं क्या करूंगी, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में से इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मुझे माइनस करना पड़ेगा, तभी मुझे इस पूरे निकाय की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता चलेगा। अगर देखो यहाँ पर दोनों की दिशा एक ही होती है तो हम क्या करते, दोनों को ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पर दोनों की दिशा क्या है, बिल्कुल विपरीत होने के कारण हम इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो टोटल जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी आ गई हमारी, ई एक्सटर्नल माइनस ई पी। क्लियर बात। और ये जो हम माध्यम है भरा हुआ, इस पूरे संधारित्र के बीच में माध्यम भरा हुआ है, तो इसका हम बाद में मान बताएंगे। इसका क्या निकला हमारा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा सिग्मा अपॉन में, ये माध्यम है बीच में भरा हुआ तो हमें यहाँ पर माध्यम को शो करना पड़ेगा, एप्सिलॉन को शो करना पड़ेगा। ये कितना हो गया, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। वी नो दैट एप्सिलॉन का मान क्या होता है, हमें पता है एप्सिलॉन का मान होता है एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, इसका हम तिरछा गुना कर दे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा बराबर सिग्मा एप्सिलॉन आर माइनस सिग्मा पी एप्सिलॉन आर। हमें सिग्मा का मान पता है, हमें पता है कि यहाँ पर कितना रेखीय आवेश घनत्व निकलेगा वो हमें ध्यान है, लेकिन हमें इस परावैद्युत पदार्थ के कारण यहाँ पर कितना आवेश घनत्व निकलेगा हमें वो नहीं पता। इसका मान हम निकाल लेंगे, इसको यहाँ ले आओ, बराबर की साइड माइनस का है, यहाँ आगे प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है वहां जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस सिग्मा। यहाँ पर मान आ गया हमारा सिग्मा कॉमन आ गया एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन में, अब इसको बराबर की साइड भेज देते हैं, सिग्मा एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन में एप्सिलॉन आर। अगर आप इसका लघुत्तम तोड़ोगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या बनने वाला है, सिग्मा पी बराबर सिग्मा, इसके बटे में ये सिग्मा आर अपॉन में सिग्मा आर माइनस 1 अपॉन में एप्सिलॉन आर, सॉरी एप्सिलॉन है, सिग्मा पी बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन में एप्सिलॉन आर। क्लियर बात। यहाँ तक तो चलो हमारा सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ध्रुवण सदिश की बात याद आई। हमें लगा
करते हैं। ठीक है, तो हमने ध्रुवण सदिश को याद किया। ध्रुवण सदिश क्या होता है कि एकांक आयतन में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम, या फिर हम बोले उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को हम ध्रुवण सदिश बोलते हैं। और ये हमने पढ़ा था कि P बराबर क्या होता है, E वेक्टर एप्सिलॉन, और ये हमने क्या निकाला था इसको, P बराबर क्या होता है, काई होता है। ठीक है, P वेक्टर बराबर E वेक्टर एप्सिलॉन काई। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं P का मान। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमने पढ़ा था क्या होता है एकांक आयतन, मतलब इस पराविद्युत का इस पूरे आयतन के कारण जो पराविद्युत है कितना होगा, सिग्मा P A इंटू डी, क्योंकि इस पूरे आयतन के कारण है। तो यहाँ पे ध्रुवण सदिश कितना आएगा, सिग्मा P A इंटू डी। अपॉन में क्या आएगा, ध्रुवण सदिश हमने लिख लिया, अपॉन में आएगा उसका आयतन। एकांक आयतन लेके चलते हैं तो आयतन आ गया, क्या हो गया, आयतन लंबाई गुना चौड़ाई। आपने बोले सॉरी, क्षेत्रफल गुना इसकी मोटाई। क्षेत्रफल कितना है इसका a, और इसकी मोटाई क्या है d। तो AD से AD कट गया, P का मान आ गया हमारा सिग्मा P के बराबर। तो P का मान क्या आ गया हमारा, सिग्मा P के बराबर। सिग्मा P का मान पता है, P का मान पता है, वेक्टर फॉर्म में भी मत लेके चलो, इसको स्केलर कर दो। तो ये क्या हो गया, P का मान है E एप्सिलॉन नॉट काई बराबर कितना है, सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन में एप्सिलॉन r। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी का, आई होप क्लियर हो गया। अब आपको पता है E का मान हमने कितना निकाला था, E का मान आपको याद आ रहा होगा कि E का मान हमने कितना रखा था, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। कितना निकाला था, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। तो यहाँ पर मैं मान पुट कर सकती, इसको पुट कर देते अपने मान, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट काई बराबर कितना है, सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन में एप्सिलॉन r। क्लियर। अब मैं इस एप्सिलॉन को क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन r। तो यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन नॉट काई बराबर, इसको मैं वापस लघुत्तम में ले लेती हूँ, क्या दिक्कत है, 1 अपॉन में एप्सिलॉन r। अब कुछ टर्म्स कट हो रही है, क्या, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, और एप्सिलॉन r से हमारा एप्सिलॉन कैंसिल। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ से हमें काई का मान कितना आ गया, सिग्मा r माइनस 1। तो काई को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि काई हमारा बराबर होगा, जो हमारी विद्युतीय प्रवृत्ति होती है वो हमारी किसी भी विद्युतशीलता के पराविद्युतांक और उसमें से एक घटाने पर हमारे को विद्युतीय प्रवृत्ति का मान मिल जाएगा। ये विद्युतीय प्रवृत्ति और पराविद्युतांक में हमारा संबंध है। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा आपकी स्क्रीनशॉट। तो यहाँ से आप एक चीज और देख सकते हो कि यहाँ से हम पराविद्युतांक का मान निकाल सकते हैं, वो क्या निकल जाएगा, एप्सिलॉन r बराबर 1 प्लस काई के। कि हम बोले कि विद्युतीय प्रवृत्ति में अगर हम एक जोड़ दे तो हमारा पराविद्युतांक का मान प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसको बोर्ड में आने के चांसेस होते हैं, अच्छे खासे इसके चांसेस है बोर्ड में आने के। तो आई थिंक आपको जो हमने आज का टॉपिक किया है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आप इसको अच्छे से कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, आपकी जो क्वेरीज है या जो क्वेश्चन है वो आप कमेंट जरूर कीजिए। और आपके लाइक शेयर से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो उसको लाइक करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इसी तरीके से आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आशा करती हूँ कि इंशाल्लाह बोर्ड में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाएंगे इंशाल्लाह। तो इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।